आज के लेक्चर में हम वायु प्रदूषकों के मापने की इकाई यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एयर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वायु प्रदूषण में मुख्य प्रदूषक भौतिक, रासायनिक व जैविक रूप में रहते हैं। पिछले कई वर्षों पूर्व इन प्रदूषकों के मापन का कोई भी मानक नहीं था, परंतु आज मीट्रिक सिस्टम होने के कारण तथा ग्लोबल पर्यावरण मॉनिटरिंग सिस्टम GEMS के कारण प्रदूषकों की मापन इकाई का मानक तैयार कर लिया गया है। अवसादित कणों का मापन मिलीग्राम प्रति वर्ग सेमी प्रति माह या प्रति वर्ष में मापा जाना निश्चित हुआ है। तैरते हुए कणों का मापन कणों की संख्या प्रति घन मीटर, आयतन प्रति दशक या 10⁶ कण प्रति घन मीटर में मापा जाना निश्चित हुआ है, अथवा तैरते हुए कणों का मापन ग्राम पर घन मीटर या माइक्रोग्राम पर घन मीटर में किया जा सकता है। गैसीय प्रदूषकों का मापन आयतन के आधार पर भाग प्रति मिलियन ppm या भाग प्रति 100 मिलियन pphm या भाग प्रति बिलियन ppb में मापा जाना निश्चित हुआ है। माइक्रो पर मीटर क्यूब ppm प्रदूषक का आणविक भार गुणा 10⁻³ अपॉन एक अणु का आयतन लीटर में। 1 ppm इक्वल टू प्रदूषक का आणविक भार अपॉन 2.32 ग्राम पर मीटर क्यूब 10 डिग्री सेल्सियस ताप पर। एक अणु का आयतन लीटर में गैस का दाब व ताप से प्रभावित होता है। ये परिवर्तन आवागाद्रो नियमानुसार होती है। प्रायः 0 डिग्री सेल्सियस ताप व 760 mm पारे के दाब पर गैस के अणु का आयतन 22.4 लीटर होता है। विभिन्न ताप एवं दाब पर आयतन ज्ञात करने के लिए निम्न सूत्र से गणना की जा सकती है। P1 V1 अपॉन T1 इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, जहाँ P1 760 mm मरकरी का दाब, P1 गैस का आयतन 22.4 लीटर पर मोल है, T1 क्या है, ताप 273 डिग्री केल्विन या 0 डिग्री सेल्सियस है, तथा P2 V2 और T2 वास्तविक स्थितियों में दाब, आयतन और ताप है। तो ये वायु प्रदूषकों के मापने की इकाइयाँ हैं। ठीक है, ppm, pphm और ppb। वायवीय प्रतिदर्शन एवं विश्लेषण, एटमॉस्फेरिक सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। देखिए इसमें क्या होता है, कुल हवा में उपस्थित प्रदूषक की मात्रा अलग अलग प्राप्त कर उनको अलग अलग रूपों में इकट्ठा कर उनकी मात्रा ज्ञात करना वायवीय विश्लेषण कहलाता है। हवा की गुणवत्ता को सुधारने हेतु सैंपलिंग किया जाता है। एकत्रित हवा के आयतन में प्रदूषक की मात्रा ज्ञात की जाती है, जिसे माइक्रोग्राम में मापा जाता है, तथा हवा में प्रदूषक की सांद्रता को माइक्रोग्राम पर मीटर क्यूब में मापा जाता है। इसके लिए व्यवस्था करना आवश्यक है। पहले फ्लोमीटर जिससे गुजरने वाली वायु का आयतन डिस्प्ले पर MQ में नोट कर लिया जाता है, तथा फिर प्रतिदर्श उपकरण जिसमें पार्टिकुलेट कण इकट्ठे हो जाते हैं, तथा पीछे पंप लगाया जाता है जिससे हवा का सक्शन होता है। इस प्रकार ये तीनों सारणी सीरीज में लगाकर कणों की मात्रा का वेट ज्ञात कर लिया जाता है। चित्र 3.2a में आप देख रहे हैं। ठीक है, एयर आउट होती है, यहाँ से एयर इनटेक किया जाता है फ्लोमीटर के द्वारा। यहाँ पर मीटर क्यूब इसका आयतन फाइंड आउट कर लेते हैं। सैंपल कलेक्टर माइक्रोग्राम में होता है और फिर पंप से एयर को आउट कर दिया जाता है। सैंपल कलेक्टर के स्थान पर पार्टिकुलेट प्रतिदर्श उपकरण या गैसीय प्रतिदर्श उपकरण रखकर प्रतिदर्श लिया जाता है। फ्लो मीटर से कुल वायु का आयतन मीटर क्यूब में नापा जाता है। प्रतिदर्श का मतलब होता है नमूना, सैंपल लेना। फिर है संग्रह तकनीकी, कलेक्शन टेक्निक्स। ऐसी तकनीकी रखनी चाहिए जिससे वायु में उपस्थित अधिकतम पार्टिकुलेट्स को कलेक्ट कर लिया जाए। ये तकनीकी निम्न तरीकों से कर सकते हैं। पहली है गुरुत्व तकनीकी, फिर दूसरी फिल्ट्रेशन तकनीकी, आप इन्हें पढ़ते रहें। ठीक है, फिर तीसरी जड़त्वीय तकनीकी। ओके, चौथी अवक्षेपण तकनीकी, प्रेसिपिटेशन टेक्निक है। अब क्या है, नेक्स्ट है प्रतिदर्श युक्ति एवं गैसीय संदूषकों के संग्रह की तकनीकी, सैम्पलिंग डिवाइस एंड कलेक्शन टेक्निक ऑफ गैसेस पॉल्यूटेंट्स। तो मूलतः गैसीय प्रदूषकों को कलेक्ट करने की 4 विधियां प्रयोग की जाती हैं। एक है अवशोषण प्रतिदर्शन, जिसमें क्या होता है, दूसरा है
एडसॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन प्रतिदर्शन, तीसरा है संघनन प्रतिदर्शन, चौथा है ग्रेव प्रतिदर्शन। ठीक है, ये क्या है? सैम्पलिंग डिवाइस एंड कलेक्शन टेक्निक ऑफ गैसेस पोल्यूटेंट्स। ठीक है, पोल्यूटेंट को कलेक्ट करने की विधियां हैं सैंपल लेने का। फिर है ओजोन परत अपक्षय, ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है? ओजोन लेयर की डिप्लेशन से देखिए क्या होता है। ओजोन लेयर डिप्लेशन होता क्यों है? क्योंकि पृथ्वी CFC जो निकलती है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं, ठीक है, तो ये क्या करती हैं? ओजोन से रिएक्शन करके ऑक्सीजन का निर्माण करती हैं। तो ओजोन वायुमंडल का एक प्राकृतिक अवयव है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणु से मिलकर बना है। वास्तव में वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। पृथ्वी से 11 किलोमीटर ऊंचाई तक की परत ट्रोपोस्फियर है, जिसमें लगभग सभी गैसें पाई जाती हैं। समस्त जीवधारी पृथ्वी से लगभग 8 किलोमीटर ऊंचाई तक ही आसानी से स्वच्छंद विचरण कर सकते हैं। इस 11 किलोमीटर ऊंचाई से 39 किमी ऊपर तक की परतदार गैसों का वितरण, जिसमें ओजोन मुख्य रूप से पाई जाती है, स्ट्रेटोस्फीयर कहलाता है। क्या कहलाता है? स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन पाई जाती है। स्ट्रेटोपोज से 35 किमी ऊंचाई पर नो गैस पाई जाती है, मतलब एनो गैस पाई जाती है, जिसको मीसोफेयर कहते हैं। इस मीसोपोज से 415 किमी ऊंचाई की मोटी परत थर्मोस्फेयर कहलाती है, जहाँ एनो व ओ गैस पाई जाती है, मतलब नाइट्रिक ऑक्साइड व ऑक्सीजन गैस पाई जाती है। यहाँ पर गैसों का आयनीकरण भी होता है। इसके ऊपर का भाग एक्सोस्फीयर कहलाता है। देखिए, इसको पढ़ लें आप। ठीक है, मुख्यतः डिप्लेशन होता है किसकी वजह से? CFC और नाइट्रोजन के ऑक्साइड की वजह से इसका डिप्लेशन होता है। ठीक है, अपक्षयन हो जाता है। ये केस स्टडी है, इसको आप पढ़ते रहें। देखिए, ये क्या है? ओजोन परत का स्वरूप है। ठीक है, पृथ्वी के ऊपर यहाँ पर ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। तो वायु में उपस्थित CFC जो वाहनों के धुएं में निकलती हैं, हेलोन्स, ठीक है, मतलब क्लोरीन है, फ्लोरीन है, ब्रोमीन है, हेलोन्स कहलाती हैं। SCF हाइड्रोजन क्लोरोफ्लोराइड, CCl4 कार्बन क्लोराइड, ठीक है, CH3Cl3 क्लोरोफॉर्म जो होता है वो। तो ये क्लोरीन, हेलो एल्केन्स, ये सब क्या करती हैं? ऑक्सीजन से रिएक्शन करके O2 ये O2 होगा, O2 बनाती हैं। ठीक है, O2 + O2 फोटोलिटिक में क्या होता है? O3 बन जाती है। और ये काम क्या करती है? एब्जॉर्ब करती है UV रेज को। ठीक है, जो कि हानिकारक होती हैं। अगर ये आती हैं नीचे तो ये क्या करती हैं? जीवों में कैंसर रोग उत्पन्न करती हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हानिकारक रेडिएशन को ओजोन लेयर अवक्षेपित कर देती है, उसको अलग कर देती है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, तो ओजोन लेयर के नष्ट होने से UV रेज जो होती हैं वो डायरेक्टली आ सकती हैं, वो परावर्तित न होकर नीचे आ जाएंगे। देखिए, ओजोन लेयर है तो ये रिफ्लेक्ट कर देती है, और जहाँ डिप्लेशन हो गया है वहाँ पर ये क्या करती हैं? आ जाती हैं नीचे। इसमें ये टेबल देखेंगे आप, इसमें CFC है, CFCl3 है, CFC12, CFC2Cl2 है, Cl3 है। ये निकलती कहाँ से है? प्रशीतन, वातानुकूलन, प्लास्टिक, फोम, इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग में घोलक तथा एरोसोल से ये उत्पन्न होती हैं। सोर्स ऑफ गैस जो ओजोन डिप्लेटिंग गैसेस हैं। ठीक है, अग्नि संयंत्र से, शिप्स, एयरक्राफ्ट, कंप्यूटर कंट्रोल रूम्स, थिएटर्स, ETC, यहाँ से ये सारी चीज़ें निकलती हैं। ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है? ग्रीन हाउस इफेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अत्यधिक हो जाने से क्या होता है? जो गैस सन की, देखिए डायग्राम दिखा रहा है, डायग्राम आप इसे पढ़ लें और मैं डायग्राम के माध्यम से इसको समझा देता हूँ। ठीक है, देखिए ये पूरा, देखिए सन है यहाँ पर,
ये सन की आपको सन नहीं दिखेगा यहाँ पर, फिर यहाँ पर अर्थ, और ये ग्रीन हाउस इफेक्ट का वो दिखा रहे हैं। मैं इसे समझाता हूँ क्या होता है। सन से आने वाली रेज क्या करती हैं, पृथ्वी पर आती हैं और पृथ्वी के धरातल को क्या कर देती हैं, गर्म कर देती हैं, हीटेड कर देती हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, मीथेन है, CFC है, नाइट्रस ऑक्साइड है, ओजोन है, CCl4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, क्या है ये, क्लोरोफॉर्म है, वाटर वेपर है, ये सब क्या करते हैं, ये सब ऐसी गैस हैं जो वातावरण के ऊपर जाकर एक कंबल का काम करती हैं। यानी कि ऊष्मा रेडिएशन को तो आने देती हैं, सूरज की किरणें तो आती हैं और धरातल गर्म हो जाता है, लेकिन ऊष्मा की कुचालक होती हैं सब की सब। कार्बन क्या होता है, कुचालक होता है ऊष्मा का, तो ये ऊष्मा को बाहर नहीं जाने देता, अंतरिक्ष में बाहर नहीं जाने देता, जिससे क्या हो रहा है, पृथ्वी का ताप बढ़ रहा है। ठीक है, और इसको क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ध्रुवीय प्रदेश है वहाँ पर मोस्टली 6 महीने बर्फ़ पड़ती है। तो वहाँ पर कुछ साल पहले वहाँ पर इतनी बर्फ़ नहीं पड़ी कि उससे पेड़ पौधे ढक जाएं बर्फ़ से, जिसकी वजह से वो हरे के हरे रह गए। इसलिए जब वो पेड़ पौधे हरे रह गए तो उसका नाम क्या रख दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्यों हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, जिससे बर्फ़ नहीं पड़ पा रही है सही से, तो पेड़ पौधे सफ़ेद नहीं हो पाते, क्योंकि बर्फ़ की स्थिति सफ़ेद होती है। तो इसलिए इसका नाम क्या कर दिया, ग्रीन हाउस इफेक्ट कर दिया। इसको आप ध्यान से पढ़ लें, कौन कौन सी गैसें हैं। देखिए जनरल साइंस का इन्वायरमेंटल स्टडीज़ आप कर रहे हैं, तो ये हर कंपटीशन में पूछा जाता है कि ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मेथिल क्लोरोफॉर्म है, ऑक्सीजन है, CFC है, CFC12 है, Cl4 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, जल की वाष्प, ये सब क्या हैं, ये सब ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करने वाली गैस हैं, मतलब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओके, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपको ये समझ में आई होंगी। इसको आप पढ़ लें पूरे को। क्या क्या इफेक्ट हैं, वायु प्रदूषण नियंत्रण, एयर पॉल्यूशन कंट्रोल। तो कौन कौन सी निम्न विधियों से एयर पॉल्यूशन कंट्रोल किया जा सकता है। फिर भी इस प्रदूषण के महत्व को जानना अति आवश्यक एवं जरूरी है, तभी इसके नियंत्रण हेतु सुझाव अनुमन्य एवं प्रभावी होंगे। वायु प्रदूषण नियंत्रण किए जाने से पूर्व वायु प्रदूषण के महत्व को जानना आवश्यक है। तो वायु प्रदूषण का महत्व क्या है, वातावरण को स्वच्छ वायु के बिना जीवधारियों का अस्तित्व संभव नहीं। बिना भोजन के 1 माह, बिना पानी के लगभग 5 दिन तक रहना संभव, परंतु वायु के बिना मात्र 5 मिनट भी रहना पूर्णतः असंभव। सामान्यतः पूरे दिन के श्वसन क्रिया में लगभग 25,000 बार श्वसन किया जाता है, जिसमें प्रत्येक बार में 1 से 2 लीटर वायु की आवश्यकता होती है, जो शरीर के श्वसन तंत्र एवं फेफड़ों को सजीव रखती है और सभी जीवधारियों को सजीव रहना संभव है। परंतु मनुष्य ने औद्योगिकरण व ऑटोमोबाइल्स आदि क्षेत्रों में इतना विकास कर लिया है कि वायु में SO2, NO, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ओजोन, NH3 आदि की अधिकता सोच से परे होती जा रही है, जिसका सीधा प्रभाव सजीवों, पदार्थों एवं फसलों पर पड़ रहा है। कार्बन मोनोऑक्साइड की अधिकता से ग्रीन हाउस प्रभाव, SO2 व NOx, अम्ल वर्षा, CFCs से ओजोन परत का क्षय, गैसों प्रदेश इस पूरे भूमंडल पर समय समय पर स्पष्ट महसूस हुआ है। प्राकृतिक और मानवीय गतिविधियों से हो रहे इस प्रदूषण पर गहन रूप से नियंत्रण न किया गया एवं इसी तरह वृद्धि होती रही तो भविष्य में परिणामों की भयावहता से मनुष्य को दो चार होना पड़ेगा। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं, इसे पढ़ लें आप। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।